अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेलुलर बेसिस ऑफ मार्फोजेनेसिस। इससे पहले हम मार्फोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज मार्फोजेनेसिस। मार्फोजेनेसिस जो है लव से ही पता चल रहा है। मार्फो का मतलब होता है शेप और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो जब ऑर्गेनिज्म जो है या फिर फीटस जो है उस स्टेज में जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो डिफरेंट उसकी बॉडी में जर्म लेयर्स बनती हैं। गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस होता है और आफ्टर गैस्ट्रोलेशन उसमें डिफरेंट शेप्स बनती हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें डिफरेंशिएशन इज नॉट इनफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रॉपर और इंडिविजुअल, बट उसकी ऑर्डर्ड और सीक्वेंस्ड अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मार्फोजेनेसिस में हमने एक तो डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी हो चुकी होती है, इसमें हमने प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ द सेल देखनी है जिसकी वजह से जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो बनती है। ठीक है। तो इसमें मॉर्फोजेनेसिस से पहले डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज हुए उनके माइंड में। जब वो मॉर्फोजेनेसिस का प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि जो तीन जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म ही सबसे बाहर क्यों होती है, मेसोडर्म सबसे सेंटर में क्यों होती है और एंडोडर्म सबसे अंदर ही क्यों होती है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेसोडर्म है वो सबसे बाहर आ जाए या फिर एंडोडर्म जो है वो मिडल में आ जाए और एक्टोडर्म जो है वो सबसे अंदर आ जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में, फीटस में, हमेशा जब जर्म लेयर्स बनती हैं तो उसका सीक्वेंस ऐसा ही होता है कि एक्टोडर्म सबसे बाहर होती है, मेसोडर्म दरमियान में होती है और एंडोडर्म सबसे अंदर होती है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि ये प्रिसाइज अरेंजमेंट किस बेस पे होती है। ठीक है। दूसरा उनके माइंड में जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस ये थे कि अगर जो टिश्यू है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो वहां से एक पर्टिकुलर टिश्यू कैसे बन जाता है। ठीक है। और वो टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स कैसे बनाते हैं और हर ऑर्गन अपने ही एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके वो लोकेट करता है, वो आगे पीछे नहीं होता। और ऑर्गन्स को पोलैरिटी कैसे अचीव होती है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस थे that come into mind of the scientist when they were studying morphogenesis. एक्चुअली जो पहला इनका सवाल था कि पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स में टिश्यूज कैसे बनते हैं। जाहिर है हम जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं तो हम यही देखते हैं कि जो सिमिलर सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि पहले जो है वो जब भी जाइगोट बनता है उसमें क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है और फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मारूला स्टेज में, ब्लास्टूला स्टेज में आता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है। पहला सवाल ये था कि ये जो लेयर्स हैं वो ब्लास्टोला स्टेज में जो लेयर्स हैं सेल की वो सराउंडिंग में क्यों मूव करती हैं, कुछ अंदर क्यों रह जाती हैं। ठीक है। फिर तीन जर्म लेयर्स कैसे बनती हैं। ठीक है। मतलब ये कि इन्होंने ये कहा कि हमेशा न्यूरल रेटिना सेल जो है, जो आई के सेल हैं, रेटिना आई की तीन लेयर्स होती हैं, सक्लेरा है, कोराइड है और सबसे अंदर वाली जो है वो रेटिना है। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि जो न्यूरल रेटिना सेल हैं वो हमेशा न्यूरल रेटिना सेल पे ही क्यों स्टिक करते हैं। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो न्यूरल रेटिना सेल हैं वो पिगमेंटेड रेटिना के पास चले जाएं या फिर आइरस वाले पोर्शन में चले जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि ये जो ऑर्गन की कंस्ट्रक्शन है टिश्यू से ये प्रिसाइज होनी चाहिए और होती भी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने बात की है कि जो न्यूरल रेटिना है वो रेटिना वाले पोर्शन में ही क्यों जाता है, वो कहीं और पे क्यों डेवलप नहीं कर रहा। तो अगर ये कहीं और पे जाके डेवलप करता है, फॉर एग्जांपल वो बिहाइंड द बोन या फिर मिडल ऑफ द किडनी जाके वहां पे डेवलप हो जाता है, तो वहां पे तो आइज नहीं होती, आइज तो फेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो वहां पे अगर ये डेवलप भी होंगे तो वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ठीक है।
अब उन्होंने ये कहा कि ये जो सेल्स हैं, हर सेल के पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर है, ठीक है, और हर सेल के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। लेकिन किस स्ट्रक्चर ने, किस सेल ने कौन सी बॉडी के ऑर्गन को बनाना है, उसके लिए इनके पास मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं या साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि बाकी सारे जीन्स ऑफ हो जाते हैं उस सेल में और पर्टिकुलर जीन ही वहां पे एक्सप्रेस करता है। यानी कि आई वाली स्ट्रक्चर, आई के अंदर जो जीन्स है वो सिर्फ आई वाले ही डेवलप होंगे। बोन वाली जो स्ट्रक्चर है वहां पे सिर्फ बोन वाले सेल्स ही डेवलप होंगे, ठीक है। तो हर सेल के पास ऑल दो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर वही जीन्स एक्सप्रेस होंगे जो कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो डेवलप होना है, ठीक है। अब ये तमाम चीजें तो अब तो हमें पता चल गई हैं कि हर जर्म लेयर जो है वो उसकी अरेंजमेंट ऐसे होती है, और सेल जो हैं हर एक जर्म लेयर ने प्रॉपर अपना ऑर्गन डेवलप करना है, और तमाम टिश्यूज जो हैं वो अपनी ही पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। अगर वो किसी और पोजीशन पे होंगे तो वो अबनॉर्मेलिटी कॉज करेंगे। सम टाइम आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म, इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज अ रेयर केस, कि किसी की जो आईज हैं वो पीछे की तरफ लगी हों, या फिर उसके चार बाजू हों, या उसकी चार टांगे हों, या फिर फॉर एग्जांपल अगर बाजू की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो हो सकती है। लेकिन अगर जीन्स बहुत ज्यादा खराब है, या फिर वो सेल्स जिन्होंने बाजू बनाने हैं वो बजाय इसके कि वो पेल्विक या पेक्टोरल गर्डल पे जाके अटैच हो, वो किसी और जगह पे जाके अटैच हो जाएंगे। तो अगर ये स्ट्रक्चर्स प्रॉपर डेवलप नहीं कर रही तो फिर एबनॉर्मेलिटी आएगी। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो उसमें प्रॉपर 3 जर्म लेयर्स बननी चाहिए, हर जर्म लेयर से प्रॉपर ऑर्गन बनना चाहिए, और हर ऑर्गन अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके डेवलप होना चाहिए। यानी कि आई अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे होनी चाहिए, नोज की अपनी पोजीशन होनी चाहिए, लिप्स की अपनी पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम पोजीशंस एक प्रॉपर होनी चाहिए। अब पहले साइंटिस्ट को इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए। जो पहला एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया वो टॉन्स और हॉट फीचर ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो जर्म लेयर्स ली, दो लेयर्स ली, एक इन्होंने एपिडर्मिस की ली और दूसरी इन्होंने न्यूरल प्लेट की ली। प्रीजम्पटिव एपिडर्मल सेल्स मतलब ये कि प्रीजम्पटिव का मतलब होता है जो कि फ्यूचर में एपिडर्मिस के सेल्स बनाएगा, और न्यूरल प्लेट जो है ये फ्यूचर में यहाँ से न्यूरल फॉर्मेशन, न्यूरोलेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे। इन्होंने ये देखा कि क्या अगर हम इसको रैंडमली मिक्स कर देते हैं, तो जैसे हमने पीछे बात की कि ये प्रिसाइज ऑर्डर में अरेंज होंगे या नहीं होंगे, तो ये देखने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो जब इन्होंने रैंडमली मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद जो सेल्स हैं पहले उनकी री एग्रीगेशन हुई, ठीक है। यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट नजर आ रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये री एग्रीगेशन है, ठीक है। री एग्रीगेशन के बाद क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है, जाहिर है एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर होती है और न्यूरल प्लेट जो है वो इनर लेयर होती है। तो इसमें जो एपिडर्मिस की लेयर है वो बाहर अरेंज हो गई और जो न्यूरल प्लेट की लेयर है वो अंदर की तरफ अरेंज हो गई। इस बेस पे उन्होंने कहा कि कुछ सेल अफिनिटी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया कि कुछ अफिनिटी का प्रोसेस है, लेकिन इन्होंने कोई प्रॉपर डिस्कस मतलब फाइनल बात नहीं की, क्योंकि साइंस में कभी भी एक एक्सपेरिमेंट की बेस पे हम उस बात को फाइनल कंसिडर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस के बहुत सारे साइंटिस्ट वो सेम एक्सपेरिमेंट करें और उनके रिजल्ट सेम आए, तो फिर हम उसको एक फाइनल जो कंक्लूजन है वो मानते हैं। फिर अगेन इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व किया। पहले इन्होंने एपिडर्मस और मेसोडर्म के सेल्स को कंबाइन किया, ठीक है। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि हमें अब तो पता है ना कि एपिडर्मस सबसे बाहर होती है, मेसोडर्म दरमियान में होती है, तो उस वक्त इनको इस बारे में इल्म नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने रैंडमली इस पहले इन सबको इग्नोर करें, सिर्फ इस वाले को आप कंसिडर करें कि एपिडर्मिस को मेसोडर्म को इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेसोडर्म के सेल्स हैं ये सेंटर में आना शुरू हो चुके हैं, तो ये सेंटर में आके अरेंज होना शुरू हो जाएंगे और बाद में जो मेसोडर्म के सेल्स हैं वो सेंटर में आ जाएंगे और एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो इन्होंने यही कहा कि यहाँ पे ये सेल्स किस बेस पे बाहर की तरफ अरेंज हो रहे हैं और ये सेल अंदर की तरफ क्यों आ रहे हैं।
फिर इन्होंने अगेन एक्सपेरिमेंट किया, मेसोडर्म और एंडोडर्म को मिक्स किया, तो अगेन उनके पास रिजल्ट वही आया कि एंडोडर्म जो है वो बाहर और मेसोडर्म जो है उसके सेल्स अंदर आ गए। फिर इन्होंने एक्टोडर्म, एपिडर्मिस, मेसोडर्म, एंडोडर्म इन तीनों को मिक्स कर दिया। तो एक्टोडर्म जो है, या एपिडर्मिस सबसे बाहर थी, मेसोडर्म इन दोनों के दरमियान है, और यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ये एंडोडर्म है। फिर इन्होंने न्यूरल प्लेट और एपिडर्मिस को मिक्स किया, फिर न्यूरल प्लेट, एक्सियल, मेसोडर्म, एपिडर्मिस। तो इनके पास इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट इनके पास सेम ही आए कि एक्टोडर्म सबसे बाहर है, मेसोडर्म अंदर है, और एंडोडर्म सबसे अंदर है। इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एक्टोडर्म है इसकी दो लेयर्स हैं, दो पार्ट्स हैं। जाहिर है कोई भी चीज है तो एक उसकी आउटर रीजन होता है और एक इसका इनर रीजन होता है। इन्होंने ये कहा कि जो एक्टोडर्म है, जो ये है एक्टोडर्म, अब ये एक्टोडर्म का बाहर वाला साइड है और ये एक्टोडर्म का अंदर वाला रीजन है। जो अंदर वाला रीजन है ये, इसको हम कहेंगे इनर एक्टोडर्म। इनर एक्टोडर्म की अफिनिटी जो है ये पॉजिटिव अफिनिटी है, किसके लिए? मिजोडर्म के लिए, ठीक है। और नेगेटिव अफिनिटी है एंडोडर्म के लिए। पॉजिटिव अफिनिटी जिसके लिए होगी, जाहिर है वो चीज उसके पास अट्रैक्ट करेगी, और ये दोनों इसीलिए तो एक साथ होती हैं। एक्टोडर्म के बाद मीजोडर्म क्यों आती है? क्योंकि एक्टोडर्म की पॉजिटिव अफिनिटी है मीजोडर्म के लिए, जबकि नेगेटिव अफिनिटी है एंडोडर्म के लिए। इसीलिए एंडोडर्म अवे होती है एक्टोडर्म से और मेसोडर्म उसके पास होती है, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म की भी दो लेयर्स हैं। ये वाली जो है ये साइड, इसको हम कहेंगे ये मेसोडर्मल इनर लेयर है, और ये जो है ये मेसोडर्म की आउटर लेयर है। अब जो आउटर मेसोडर्म है इट हैज पॉजिटिव अफिनिटी फॉर एक्टोडर्म एंड इनर मेसोडर्म हैज पॉजिटिव अफिनिटी फॉर एंडोडर्म। यानी कि मेसोडर्म के पास दोनों के लिए पॉजिटिव अफिनिटी है, इसीलिए मेसोडर्म इन दोनों के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस अफिनिटी की बेस पे इन्होंने सेलेक्टिव अफिनिटी के प्रोसेस को डिस्कवर किया। इन्होंने कहा कि ये एक्चुअली जो जर्म लेयर्स अरेंज होती हैं ये सेलेक्टिव अफिनिटी की बेस पे हैं, ठीक है। मतलब सेल्स को सिलेक्ट किया जाता है कि उसने कहाँ पे जाके अरेंज होना है। तो यहाँ से सिलेक्टिव अफिनिटी का प्रोसेस डिस्कवर हुआ, और इसी की बेस पे अब जो है वो स्टडीज जो है वो की गई हैं कि जो जर्म लेयर्स हैं उनकी अरेंजमेंट इसी बेस पे होती है कि जो उसकी अफिनिटी है उस बेस पे वो सेल्स वहां पे जाके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। अब जाहिर है सारे सेल्स स्कैटर्ड तो नहीं पड़े होंगे ना, तमाम सेल्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा, और तमाम सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज चाहिए। जाहिर है तमाम सेल्स को कनेक्ट करना है तो कनेक्शन प्रोटीन्स रिक्वायर हैं। इस कनेक्शन प्रोटीन को हम सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये एक्चुअली प्रोटीन्स हैं जो डिफरेंट सेल्स को आपस में ज्वाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक सेल, ये दूसरा सेल है, और इन दोनों सेल्स को हमने ज्वाइन करवाना है तो इसके लिए कुछ प्रोटीन्स रिक्वायर हैं। यहाँ पे ये एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इनको आपस में अटैच करते हैं। डिफरेंट एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं। जो मोस्ट कॉमन एडहेशन मॉलिक्यूल्स आज हम डिस्कस करेंगे, इट इज अ कैड्रिन। कैड्रिन नाम से पता चल रहा है कि ये कैल्शियम मेडिएटेड है, कैल्शियम बाइंडिंग सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके लिए कैल्शियम चाहिए। ये कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन मॉलिक्यूल है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरसेलुलर कनेक्शन के लिए, सेल की सेग्रीगेशन के लिए, और ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो कैड्रिन जो है ये दूसरे कैड्रिन के साथ इंटरेक्ट करता है एडजेसेंट सेल के ऊपर थ्रू अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और उसको हम कहते हैं कैटिनिन प्रोटीन, ठीक है। तो कैटिनिन कैड्रिन कैटिनिन कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे वो डिफरेंट सेल्स के साथ कनेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप की कैटिनिन प्रोटीन्स हैं। कीप इन माइंड कि ये तमाम चीजें हम अभी डेवलपमेंट में डिस्कस कर रहे हैं। जब फीटस की स्टेज में होगा, मतलब ये कि जब बेबी मदर की वोम में होगा, तब उसमें इंटरेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पहले वाली कैटरिन है इट इज अ न्यूरल कैटरिन, और ये पहली दफा मेसोडर्मल सेल में देखी गई थी इन गेस्ट्रोला स्टेज। जब जर्म लेयर्स बन रही थी उस स्टेज पे जो मेसोडर्म लेयर है उसमें न्यूरल कैटरिन देखी गई। और इन्होंने ये कहा कि ये डेवलपिंग, ये जो एन कैटरिन है, एक्चुअली इसका नाम एन कैटरिन इसलिए है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डेवलप कर रही होती है, ठीक है। यानी कि
जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उनका इंटरेक्शन, उनकी जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो अरेंजमेंट है, उनकी जो अडहेशन है, वो न्यूरल कैडरन के जरिए होती है। ठीक है, मतलब इस प्रोटीन के जरिए तमाम मॉलिक्यूल्स जो नर्वस सिस्टम के हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अडहेशन का प्रोसेस शो करते हैं। उसके बाद है एपिथेलियल कैडरिन। एपिथेलियल कैडरिन को हम यूवोमोरोलिन या फिर एल कैम बी कहते हैं। ठीक है, और ये अर्ली मेमेलियन एम्ब्रियोनिक सेल पे ये भी अपेयर होती है। इवन के जब जाइगोट एक सिंगल सेल स्टेज पे है, तब भी ई कैडरिन वहां पे अपने एक्सप्रेशन को शो करती है, क्योंकि ई कैडरिन, एपिथेलियल कैडरिन का मतलब है कि इसने बॉडी की बाहर वाली सरफेस को डेवलप करना है, और बॉडी की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन जिस प्रोटीन से होता है उसको हम कहते हैं एपिथेलियल कैडरिन। प्लेसेंटा कैडरिन को पी कैडरिन भी कहते हैं, और ये कहाँ पे डेवलप होती है? मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जब इम्प्लांटेशन हुई थी ब्लास्टोला स्टेज के बाद, दो जर्म लेयर्स बनी थी। बाहर वाली जो है वो ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाली जो थी वो इनर मैस सेल थी। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वहां पर पी कैडरिन का एक्सप्रेशन शो हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट जो है, क्योंकि उसने यूट्रस की वॉल के साथ इंटरेक्ट करना था, और वहां पे यूट्रस का कनेक्शन मदर के साथ, मदर की यूट्रस का कनेक्शन बेबी की जो सेल्स जो डेवलप हो रहे थे उसके साथ कनेक्शन जो था, वो यहाँ पे कैडरिन, प्लेसेंटल कैडरिन शो कर रही थी। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसने इम्प्लांट करना है, और इम्प्लांट करने के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड थी वहां पे वो पी कैडरिन थी, जो कि उस ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस के साथ कनेक्ट कर रही थी। उसके बाद है रेटिनल कैडरिन। ये जो है रेटिना के सेल्स, जो कि आई के सेल्स हैं, वहां पे डेवलप होती हैं, वहां के सेल्स का आपस में इंटरेक्शन करवाती है और रेटिना की डेवलपमेंट करवाती है। प्रोटोकेड्रिन जो है, एक्चुअली ये कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं जो दूसरों के साथ डिफरेंट, दूसरों से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसके पास कैटेनिन प्रोटीन के जरिए इसका साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन के साथ कनेक्शन नहीं होता। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन के लिए। मेसोडर्मल टिश्यूज में जब नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है तो ये तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है सी कैटरिंग, इसको हम ईपी कैटरिंग भी कहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है ब्लास्टोमियर्स, यानी कि ब्लास्टोला स्टेज पे जो ब्लास्टोमियर्स सेल्स हैं वो तमाम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन के लिए ईपी कैटरिंग या सी कैटरिंग इम्पोर्टेंट है। और ये इस दौरान गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक डेवलपिंग फीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ऑल दो तमाम डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ऑल द सेल्स नीड टू कनेक्ट विद ईच अदर, और उसको प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दे हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इसलिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स, एडहेशन मॉलिक्यूल्स, एडहेशन प्रोटीन्स रिक्वायर होती हैं, और वो डिफरेंट कैम्प्स प्रोटीन्स हैं, जैसे कि सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से आज हमने कैटरिन को डिस्कस किया। अब यहाँ पे अगर एक तो हमने डिफरेंट कैटरिन की कंसंट्रेशन, मतलब ये कि टाइप्स को डिस्कस किया, और दूसरा ये कि जो इसकी अमाउंट है कैटरिन की, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि दो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसको मिक्स कर दिया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि एक हमारे पास है ब्लू ग्रुप और दूसरा है हमारे पास रेड ग्रुप। आप इन दोनों को मिक्स कर दो तो वो सेल्स जिसके पास कैटरिन ज्यादा होगी वो उसकी सरफेस के साथ जो कोहेजन है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिसके पास कैटरिन की कंसंट्रेशन कम होगी उसकी सरफेस के साथ कोहेजन भी कम होगी। यानी कि आपको यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेड वाले सेल्स हैं इनके पास कैटरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ये सेल्स जो हैं वो सरफेस में हैं, और जो दूसरे वाले सेल्स हैं उनके पास कैटरिन की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वो सेंटर में हैं। तो कैटरिन की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और ये ड्रोसोफिला की ओवरी में ऑब्जर्व भी किया गया कि हमारे पास oocytes हैं और दूसरे हैं हमारे पास नर्व सेल। oocytes जो हैं ये हमेशा पोस्टीरियर रीजन में होते हैं, और जो नर्व सेल्स हैं ये हमेशा इंटीरियर रीजन पे होते हैं। ठीक है, और ये पैटर्न जो है वो ई कैटरिन को रिफ्लेक्ट करता है। ऑल्दो तमाम जो फॉलिकल्स और नर्व सेल्स हैं oocytes का एक्सप्रेशन है
ये पोस्टीरियर साइड पे होता है। तो ई कैटरिन अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये ऊ साइड जो है वो पोस्टीरियर साइड पे नहीं होंगे, और नर्व सेल्स ना ही इंटीरियर साइड पे होंगे। तो इनकी प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए कैटरिन की अमाउंट भी वेरी करती है, और ये भी इम्पोर्टेंट होती है ताकि एक प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद है हीमोफिलिक बाइंडिंग। हीमोफिलिक बाइंडिंग का मतलब है कि जब हमारे पास दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं और दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग होगी वो हीमोफिलिक होगी। हीमोफिलिक का मतलब भी सेम ही होता है। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये दीज मॉलिक्यूल्स एंड दिस वन बोथ आर द सिमिलर, और इन दोनों को जो अडहेयर मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं तो इन दोनों का इंटरेक्शन जो है ये हीमोफिलिक होगा, हीमोफिलिक बाइंडिंग है। यहाँ पे हिट्रोफिलिक बाइंडिंग को दिखाया हुआ है कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट है, तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, तो ये हिट्रोफिलिक इंटरेक्शन है और ये हीमोफिलिक इंटरेक्शन है। बेस्ट एग्जांपल आप हीमोफिलिक इंटरेक्शन में ये देख सकते हो कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास है फिब्रोब्लास्ट, और फिब्रोब्लास्ट जो है वो ई कैटरिन के जरिए अडहियर है। अब जो ई कैटरिन है वो एक फिब्रोब्लास्ट को दूसरी फिब्रोब्लास्ट के साथ ही ज्वाइन करेगी, क्योंकि हीमोफिलिक में दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। उसके बाद है सेलुलर अरेंजमेंट ड्यूरिंग मार्फोजेनेसिस। मतलब हमने ये तमाम बातें डिस्कस कर ली कि प्रॉपर अरेंजमेंट होती है सेल की। हर जो स्ट्रक्चर है वो अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके अपने एक्सप्रेशन को शो करता है, और अगर वो उस स्ट्रक्चर पे जाके अपने स्पेसिफिक एक्सप्रेशन को शो नहीं करेगा तो वो जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी। अब ये मार्फोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ चेंजेस आती हैं। सबसे पहली जो इसकी चेंजेस हैं उसमें सेल की माइग्रेशन होती है, और सेल की माइग्रेशन जो है वो इसमें एक्चुअली सेल की माइग्रेशन में होता क्या है कि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करना शुरू करते हैं या फिर वो सबस्ट्रेट के ऊपर मूव करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है मार्फोजेनेसिस में वो है माइग्रेशन। जो दूसरा स्टेप है इट इज अ इंटरकाइलेशन। इंटरकाइलेशन में जो सेल्स हैं उनकी वेजिंग होती है बिटवीन देयर नेबर्स, नेबर्स के दरमियान उनकी वेजिंग होती है। ये इंटरलेटरल इंटरकाइलेशन भी हो सकती है और रेडियल इंटरकाइलेशन भी हो सकती है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेटरल इंटरकैलेशन है, तो ये सेल्स जो हैं वो इस साइड को मूव करें, ये इस साइड को मूव करें, और इसकी जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी बिफोर एंड आफ्टर। और रेडियल इंटरकैलेशन जो है ये वाले सेल्स इधर आएंगे, ये वाले सेल्स इसके बाद आएंगे, इसके बाद ये वाले सेल्स आएंगे, फिर ये आएंगे। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो इंटरकैलेशन होती है। उसके बाद जो सेल्स हैं वो इंग्रेशन शो करेंगे, यानी कि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो एपिथेलियम से एम्ब्रियोनिक कैविटी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। एम्ब्रियोनिक कैविटी की तरफ मूव करने के बाद सेल की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि उसकी जो शेप है वो बक्कल शेप हो जाए, उसमें कन्वर्जेंट एक्सटेंशन हो सकती है, इन्वेजिनेशन हो सकती है। शेप चेंज होने के बाद उसमें सेल की ड्यूवियन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जैसे कि हमने क्लीवेज का प्रोसेस डिस्कस किया था। उसके बाद इसमें अडहेसिवनेस आ जाती है, और अडहेसिवनेस का मतलब है कि सेल एक दूसरे के साथ अडहेयर करते हैं आपस में भी, और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के साथ भी अडहेयर करते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया अडहेयर मॉलिक्यूल्स कैटरिन के बारे में। अगर ये अटैचमेंट खत्म हो जाए तो सेल्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, और ना ही वो अपनी पोजीशन पे रहेंगे, और वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर सकते। और सम टाइम उसमें एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है और ये प्रोग्राम्ड होता है। जिन सेल्स ने डाई करना है सिर्फ उनमें ही एपोप्टोसिस होगी, अदरवाइज अगर बगैर प्रोग्राम्ड के कोई सेल की मोर्टेलिटी हो रही है तो इट इज अ एबनॉर्मल प्रोसेस एंड इट इज अ सिग्नल ऑफ एबनॉर्मेलिटी। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।